आज बात करते हैं अल्फना यूनिवर्सिटी के बारे में, जो फरीदाबाद के एक गांव में है मेडिकल कॉलेज, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर जो हो वो आतंकवादी निकले। अब सवाल पैदा होता है कि जो डॉक्टर जो भगवान का रूप माने जाते हैं, अब वो लोग भी आतंकवादी निकल रहे हैं, तो ये बहुत ही समाज के लिए एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। लेकिन एक चीज़ है कि सारे लोग एक समुदाय से ही थे और मोस्टली उसमें जम्मू कश्मीर से थे। दिल्ली ब्लास्ट पे बहुत सारी चर्चाएं हुई और जो चल रहा है। तो अल्फना यूनिवर्सिटी में के हिस्ट्री जानने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा पीछे के बैकग्राउंड पे बात कर लेते हैं कि आखिर सारी चीज़ आए कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुआ। तो शुरुआत यहाँ से हुआ कि सितंबर में जम्मू कश्मीर में एक पोस्टर लगता है जश्न मोहम्मद का। उस पर लिखा रहता है, उस पोस्टर पर लिखा रहता है कि जो भी लोग यहाँ के सुरक्षा बलों का, जम्मू कश्मीर पुलिस का, NIA का जो भी सपोर्ट करेंगे उनके साथ अच्छा नहीं होगा। तो पहले के टाइम पे तो आम बात था, कि भाई जम्मू कश्मीर में कुछ भी होगा। लेकिन 370 लगने के बाद से जो वहाँ जो भी व्यवस्थाएं हुई है, तो वहाँ पे देखा, पुलिस देखी, NIA देखा, उन्होंने इसको तहकीकात शुरू किया। तो उसमें जो नाम आता है, एक संदीप जो IPS ऑफिसर है वहाँ पे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जम्मू कश्मीर पुलिस के, जो हैदराबाद के हैं। खैर अच्छी बात यह है कि वो भी एक डॉक्टर हैं। 2010 में डॉक्टर निकाले थे उन्होंने, माता पिता दोनों डॉक्टर से जुड़े हुए हैं, और 2014 में उन्होंने IPS ज्वाइन किया, IPS निकला, तब से वो पुलिस सेवा में है। और बाकी भी उनका अपना एक बहुत शानदार हिस्ट्री है, इन्वेस्टिगेशन से लेकर अपने जॉब को लेकर, और इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड बहुत अच्छा रिजल्ट दिए हैं। बहुत सारे ऑपरेशन में आर्मी के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ उनका बहुत ही स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया रहा है। तो उस पोस्टर का वो लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, भाई कौन लगा रहा है, इसके पीछे मकसद क्या है, क्या कारण है। बहुत तो शुरू में सोचा होगा कि अरे हम बात से जम्मू कश्मीर तो लग जाता है, लेकिन शायद एक देखिए कि प्रोएक्टिव सोच होने के चलते बाद में कैसे उसका बड़ा रिजल्ट मिलता है। उन्होंने पोस्टर का जब पता करते हैं कहाँ से आया, क्या आया, तो एक मौलवी मिलता है उन्हें, इरफान। वो वाला पार्ट, जो जम्मू कश्मीर का पार्ट जो सटा हुआ है पाकिस्तान से, वहीं पे एक जगह है, वहीं पे मौलवी मिलता है इरफान। उनको पकड़ते हैं, भाई ये लेटर कौन लिखा है, क्यों लिखा है, क्या कारण है, कौन कौन लोग हैं, ये बहुत तरह की पूछताछ होती है। तो सिंपल सी बात है, पहले हैंड में तो कोई भी कुछ बताना नहीं चाहेगा, लेकिन पुलिस, आर्मी और इंटेलिजेंस का अपना एक तरीका होता है। उन्होंने अपना एक्सपर्टीज का करते हुए पता किया, तो पता चला कि वो अकेले नहीं है, 3-4 और भी डॉक्टर हैं। मोबाइल, उनके लैपटॉप सबसे जो पता चला, तो डॉक्टर है। एक डॉक्टर जो हमें मिला, डॉक्टर आदिल, वो डॉक्टर आदिल जो सहारनपुर से भी गिरफ्तार हुए हैं दिल्ली ब्लास्ट में, सहारनपुर से गिरफ्तार हुए थे। मानी कि वहां का डॉक्टर और डॉक्टर आदिल सहारनपुर में रहे थे। इनका इन्वेस्टिगेशन हुआ कि क्या बातचीत हुई, क्या पीछे मकसद क्या है। तो उन्होंने सारे लोगों ने मिलकर जब इन्वेस्टिगेशन किया, एजेंसियों ने, जब खास जम्मू कश्मीर पुलिस ने और संदीप जी ने जब किया था IPS, तो उसमें पता क्या चला कि उसमें एक और नाम सामने आया, डॉक्टर मुजब्बिर, जो अल्फान यूनिवर्सिटी से थे वो। अब हुआ कि उसमें से एक का शादी तो अभी हुआ है 2 महीने पहले। तो बोला कुछ शादी में जब हुआ था, सभी लोग एकत्रित हुए थे और वहीं पे बैठ के बातचीत हुई, कुछ ऐसा प्लान किया जाए कि जो भी ऐसा लेटर निकाला जाए। और अपने एक प्लान हुआ कि हम एक व्हाइट कलर जॉब, जिससे डॉक्टर उसमें रहेंगे, और उसमें एक मॉड्यूल बना के हम कहीं एक हमला करेंगे। तो मोटा मोटी अभी तक जहाँ से जो पता चला कि उनका हिसाब यही था कि हम एक प्लान बनाने में सारे डॉक्टर मिलके, और 6 दिसंबर जो बाबरी डिमोलिश का जो डेट है, उस पर हम 32 जगह या समथिंग कुछ और जगह हम हमला करेंगे। अब मुजब्बिर जो अल्फान यूनिवर्सिटी से थे, अल्फान यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर थे, और डॉक्टर आदिल जो थे वो सहारनपुर में थे, सहारनपुर की किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे वो। अब वहाँ पे सवाल देखिए कि सहारनपुर में डॉक्टर थे, डॉक्टर से अभी जो जांच हुई पुलिस ने पूछा, तो उन्होंने ये बता कर रख दिया कि नहीं, हमने बस उनका डॉक्टरी डिग्री देखा, नौकरी पर रख लिया। भाई कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं कि वहाँ पर उनको रूम भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, वो कोई भी हो, जो एक सिक्योरिटी प्रोसेस उसको फॉलो करना अनिवार्य रहता है और किसी को भी करना चाहिए। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो जो आदिल का
इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो बहुत सारी उसमें जानकारी मिली। फिर उसमें पता चला एक और नाम आया, शाहीन। और ये भी डॉक्टर पहले कानपुर में थे, कानपुर से इनको जाती आती नहीं थी तो वहाँ से उनको निकाल दिया गया था, इनको अल्फा यूनिवर्सिटी में रख लिया गया। यहाँ भी बहुत सारे की इनकी बारिश थी, बोलती थी कि हमारा असली काम 4 बजे के बाद शुरू होता है, अटेंडेंस भी नहीं लगा तो कहते थे, बहुत सारे इनके पहले से बातचीत थी। अब सारों को जब इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हुआ तो पता क्या चला कि वहाँ पे मोजिल रहता था, बगल रूम में मीटिंग होती थी और उसके बगल वाले कमरे में अमोनियम नाइट्रेट रखे हुए हैं बहुत सारे। फिर धीरे धीरे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन खट्टी गई और ये सारे हो रहे हैं 10 नवंबर को हुआ है, विस्फोट हुआ है दिल्ली में। आई सब 8 अक्टूबर को पुलिस ने लोगों को अरेस्ट कर ली है। इसी बीच शाहीन के एक गाड़ी से भी विस्फोट मिलता है, कारतूस मिलता है और बहुत सारे चीज मिलते हैं। शाहीन के पास से 3 पासपोर्ट मिलते हैं। एक पासपोर्ट में उसका गार्जियन उसका पति है, एक पासपोर्ट में उसका पिताजी है, एक पासपोर्ट में उसका भाई है। 3 पासपोर्ट मिलते हैं। फिर मुजम्मिल जो प्रोफेसर साहब मिलते हैं तो पूरा अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का सबसे खास बात है कि सवाल पर इतना ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट जो है तो लोग फर्टिलाइजर के लिए यूज करते हैं, इसको ऐसे विस्फोट नहीं किया जा सकता, इसको फ्यूल के साथ मिला के किया जाता है। तो पहले इनको बात का बड़ा प्लान था कि लोग पहले ही अगर पोस्टर वैसा नहीं करते तो पोस्टर से जब पुलिस इनको पहुंच चुकी थी। इनका प्लान अभी था नहीं ब्लास्ट करने का, इनका भी प्लानिंग करते, मॉडल्स काम करते, फिर उनको जगह बताया जाता, फिर वो ब्लास्ट करते बड़े बड़े शहरों में जहाँ भी क्राउडेड जगह है। दिल्ली ब्लास्ट तो ऐसा एक अधूरा तैयारी के साथ कुछ नहीं हो रहा, तो सब पकड़े जा रहे हैं, अब हम भी पकड़े जाएंगे, सब बड़ी हम सुसाइड हमला कर दें। तो उस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने यहाँ पकड़ी। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस जब मुजम्मिल को पकड़ ली, शाहीन को पकड़ ली, डॉक्टर आदिल को पकड़ ली, इतने सारे लोग पकड़ लिए और इन्वेस्टिगेशन का चल ही रहा था। तो ये 8 तारीख को सारी चीज हो रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। 10 तारीख को दिल्ली में ब्लास्ट होता है। उमर 10 तारीख का उमर ब्लास्ट करता है दिल्ली में। उसके बाद से फिर बवाल मचता है, मीडिया लोग कैसे। उसके पहले तो हम न्यूज में देख रहे थे। आप सोचिए कि 70-80 किलो वो ब्लास्ट उतना हुआ है, अधूरा तैयारी के साथ, बिना उसको और डेंजरस नहीं बनाया गया। अगर वो 3000 किलो हो, उसको माने कि ये पूरी तरीके से तैयार करके 500 को 500-600 जगहों पर ब्लास्ट किया जाता, 500 किलो का, उसको और इनहेंस करके और भी केमिकल करके, तो कितना बड़ा ब्लास्ट सुरक्षा बलों ने पकड़ा है और उसको डिनाई किया है। उसको डिनाई नहीं, उसको मतलब कि डेमोलिश किया है। एक तो लोग अधूरा तैयारी में वो कर दिया क्योंकि प्रोसेस में था ही वो। उमर आया, ब्लास्ट किया। ब्लास्ट से पहले उसने सीसीटीवी कैमरा में मिला कि उसने वहां से निकला, गाड़ी लेके निकल गया, अपना प्रदूषण का चलान चेक हो रहा था तो वो भी सारा गाड़ी उड़ी बना लिया, पेट्रोल भरा लिया, सब कुछ कर लिया। वहां से आया, दिल्ली के लाल किला के पास अपना नमाज भी पढ़ी। उसने टाइम भी, देखिए कुछ लोग तो बोलते उसने टाइम भी ऐसा शाम के नमाज का, नमाज शुरू होने के 2-3 मिनट पहले कि सारे उसके अपने लोग मस्जिद पहुंच जाएंगे, फिर मैं ब्लास्ट करूंगा कि हमारे लोग कम बड़े। शायद एक थ्योरी ये भी चल रही है न्यूज पे। अब इतना सारा होने के बाद से अल्फाना यूनिवर्सिटी पे फिर जान जाती है, इतने सारे हुए और इसका लिंक मिलता है अल्फाना यूनिवर्सिटी से। अब अल्फाना यूनिवर्सिटी से मिलती है जिसको सलाह होती है, जो इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर आतंकवादियों के घर को भी डिमोलिश किया जाता है। तो एक न्यूज बीच में आई थी, बीच में इन्वेस्टिगेशन कि जब उनके घर, उमर के घर वालों को जब इन्वेस्टिगेट हुआ, क्योंकि उसके पहले ही उमर का इन्वेस्टिगेशन जब हो रहा था तो उसको एक 80 सेकंड का वीडियो आ गया था जिसमें वो क्लियर बोला है ये बात कि बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हुए बोल रहा है कि बहुत ही सुसाइड जो है, सुसाइड बॉम्बिंग जो है बहुत ही मिसअंडरस्टूड वर्ड है। मतलब बहुत उसको बल देकर बोला है कि लोग इसको समझते नहीं है, इसको गलत मानते हैं, जो जाना तो है ही, हम अपना मौत फिक्स है, क्लियर कर सकते हैं। इस टाइप को मैंने क्यों है, मैंने उसे किस हिसाब से दिमाग में कूड़ा भरा गया है, किस हिसाब से उसको ब्रेन वॉश किया गया था। वो बहुत सारे ग्रुप में रहा है, बहुत सारे वीडियो भेजता था, बहुत सारे लिंक पे और भी लोग होंगे। उसका तो i10 था जिस पर ब्लास्ट किया। उस दिन तो एक और भी गाड़ी आई थी, इक्वेस स्पॉट ऐसा कोई गाड़ी थी ब्लू कलर की, वो भी गाड़ी बरामद हुई है। लेकिन अभी उसको ड्राइवर को लोग खोज रहे थे, ड्राइवर कौन, उस गाड़ी कौन लेके जाने वाला था यही पता नहीं चला। तो सिंपल सी बात है, कुछ और लोग होंगे इसमें मिले हुए जिन लोगों को अपने ग्रुप में वो ऐड किया होगा। तो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के पहुंचते पहुंचते जब उमर के घर गई या वहां पे इन्वेस्टिगेट किया तो
पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, फिर उन्होंने थोड़ा बल देने के बाद से उसके बहन ने या भाई ने कुछ बताया कि जब जहाँ से जा रहा था उसने 2 मोबाइल दिए, एक मोबाइल दिया था, एक मोबाइल यूज करने के लिए एक मोबाइल दिया था कि जब ऐसा कुछ मेरे बारे में हो, ऐसा कुछ मेरी फोन होना लगे, फिर स्विच ऑफ आ जाए तो ये मोबाइल तुम तालाब में फेंक देना। तो उन्होंने तालाब में फेंक दिया था। अब हम ये बात समझ में आते कोई घर के वाले लोग, भाई अगर तुम आतंकवादी नहीं हो कुछ नहीं हो तो तुम उसी से पूछो भाई इस फोन में क्या है, ऐसा क्या है कि इसको फेंकना है। एज ए फैमिली मेंबर पूछोगे ना भाई, जैसे क्यों फेंकना है भाई, इसमें क्या है। अगर वो नहीं भी तुमसे पूछ सकते हो, डरते हो, तो जब खुद खोल के देखो उसमें क्या है। तुमको इलीगल कुछ लगती है तो खुद एक्शन लो एज ए परिवार होने के नाते। लेकिन इसी से पता चलता है क्या है, उनकी क्या मानसिकता रही होगी। पुलिस ने गई वहां से लेके आई तो बहुत सी जानकारी नहीं मिली, डिस्टॉर्टेड हो गए थे। लेकिन एक जो 80 सेकंड का वीडियो जो मैं बता रहा था उसके मोबाइल से, जिसमें उन्हें सुसाइड बॉम्बिंग को बहुत जायज और अपने यहाँ नेक काम बताया, उसके वीडियो मिले वो किस लेवल का उसका ब्रेन वॉश हुआ था और कितने लोगों को कर रहा था वो। अब सारे चेक ढूंढ के 3 4 5 लोग तो अल्फान यूनिवर्सिटी से मिल गया। ये सारे मामला हो रहा था, तब तक अल्फान यूनिवर्सिटी से 10 लोग गायब हैं। उनका मोबाइल उनका ऑफ है, कनेक्टिविटी है, वो गायब हैं। वो लोग किसी न किसी तरह से लिंकेज होंगे, जुड़े हुए होंगे, वो गायब हैं। अब आते हैं अल्फान यूनिवर्सिटी के बारे में कि ये आतंकवादियों को लॉन्च पैड कैसे बनाई। उसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई 3000 वहां पे अमीनो नाइट्रेट मिला हो तो एक दिन में आ नहीं सकता हो, वो तो बैग में नहीं आ सकता, सूटकेस में नहीं आ सकता। वो मोटा मोटा 30,000 किलो अगर है, 2900 किलो है तो 29 बोरे के आसपास मान लो रहा होगा। तो बहुत लोग कहते हैं कि उसको एक दिन में जमा नहीं किया गया है, 1-2 साल में उसको 5 किलो 10 किलो, वो तो फर्टिलाइजर में भी, एग्रीकल्चर में भी यूज में आता है, तो 5 किलो 10 किलो 8 किलो 10 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो कर जमा किया गया है। अब जब जमा हो गया तो उसको और भी विस्फोटक बनाने के लिए केमिकल का, फ्यूल का, ये सब यूज पर विस्फोट बनाया जाता, जो कि मोहतरमा थी। उसी में जब वो शाहीन का मैडम का जो तहकीकात हुआ तो उनका लीकेज पता चला कि वो जश्न मोहम्मद की बहन से उनका लिंकेज था, जो इंडिया में एक महिला विंग कमांडर, आतंकवादियों को महिला विंग कमांडर थी। महिला अपना टेररिस्ट और स्लीपर सेल तैयार कर रही थी। तो सही मायने में स्लीपर सेल ही है। अगर जब बाहर के लोगों पे काम कर रहे हो तो आप स्लीपर सेल ही हो। बाद में उमर मोजिली को बताया गया था कि लोग टर्की गए थे, टर्की से पता नहीं क्या हो कि बाद में जैसे मोहम्मद ने उसमें एक को बोला कि नहीं, उमर को बोला कि नहीं तुम जाओ इंडिया में, जाओ इंडिया में ही तुम अशांति फैलाओ, वहां से फिर इन्होंने यहाँ पे आया, फिर ऐसा प्लानिंग करके इस पर काम करना शुरू किया। और भी जो ब्लास्ट हुआ है आधा दो तैयारी के साथ, प्रीमेच्योर बम था वो। कैसे अगर सही मायने में उसको होता तो वहाँ पे गड्ढे होते, प्योर उसको तैयार करके बनाया गया था, तो यहाँ पे ब्लास्ट हुआ पे गड्ढे होते। तो सिंपल सी बात था, अनमेच्योर। उमर को लगा होगा कि सारे प्लान हमारे फेल हो गए हैं, सब लोग पकड़े जा रहे हैं, तो पगला टाइप हो गया, वो अपना ब्लास्ट कर दिया वो। अब आता है अल्फान यूनिवर्सिटी के बारे में। अल्फान यूनिवर्सिटी को हुड्डा सरकार ने 75 एकड़ जमीन दिया था बनाने के लिए। नया यूनिवर्सिटी है, खासकर मेडिकल तो वहाँ इधर ही शुरू हुआ है। और नहीं तो उसका एक और जो सदाब बेग जो था, वहाँ के एक और इंजीनियरिंग का लड़का, पता नहीं इस यूनिवर्सिटी का चेक क्यों नहीं हुआ, एक सदाब बेग नाम का लड़का था, 2008 में हैदराबाद के और बड़ी देश में कहीं बम ब्लास्ट हुआ, उसमें उसका नाम आया था, जो वहाँ का इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, सदाब बेग, 2008 में, वो भी यहीं से था, अल्फान यूनिवर्सिटी से। तो सबसे पहले आता है कि हुड्डा सरकार ने दिया, वहाँ पे जमीनें दिया 80 एकड़ के आसपास, 75 एकड़ समथिंग ऐसा कोई दिया था, वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनी, सब कुछ हुआ। और उसके जो सीईओ हैं, जो मालिक है उस यूनिवर्सिटी के, जब कटता सकता है, उनका नाम है जावेद अहमद सिद्दीकी। और ये पहले भी, मतलब कि इसके पहले भी वो 3 साल तिहाड़ में जेल काट चुके हैं। उसके पहले उस मध्य प्रदेश के थे, जब एक समय में मैकेनिकल कुछ पढ़ाने गए थे, पढ़ाने के बाद से फिर उनका हो जो चिट फंड का हुआ कि पैसे आप 2 डबल कर देंगे, फलाना कर, फर्जी वाला, पैसे के फर्जी वाला में 2000 में उनको फ्रेंड्स क्लोज किसी ने केस किया था। फिर वो 3 साल के तिहाड़ जेल गए, फिर वहां से निकले, फिर वहां से अल्फान यूनिवर्सिटी खोला। तो अभी जो अल्फान यूनिवर्सिटी जो हुआ, इस पे लोग करने लगे, सब कुछ पता चला, तो अल्फान यूनिवर्सिटी का मत पता चला। तो इसमें 40% जो कर्मचारी हो, वो ऑलमोस्ट 40% के आसपास कुछ कर्मचारी हैं, चपरासी, उसवारी, डॉक्टर, बाकी और लोग भी जो थे वो कश्मीरी हैं। और
उनका अपना कॉलेज का मैनेजमेंट का अपना लॉजिक था कि वहाँ से डॉक्टर हमको सस्ते मिल जाते हैं, कम पैसों में मिल जाते हैं, तो कश्मीर मिले। जहाँ पे अल्फा यूनिवर्सिटी बना हुआ, अगल बगल मुस्लिम बहुल इलाका भी है। और दूसरी बात कि डॉक्टर पे किसी को शक नहीं जाती। डॉक्टर में तो कभी ऐसा आया नहीं था कि एक डॉक्टर भी ग्रुप बना के ऐसा कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो 3 साल की सजा थी। उन्होंने इसका अल्फा यूनिवर्सिटी जो था, इसका बहुत सारे माइनॉरिटी ट्रस्टेड था, माइनॉरिटी ट्रस्ट बनाया गया था, माइनॉरिटी कमेटी के नाम से बना हुआ था और ट्रस्ट के नाम से था। तो सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी कोई ट्रस्ट पे कॉलेज आता है तो आप ऐसा कुछ बनाते हैं, आप कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटी खोले, मुझे तो उतना डिटेल्स मालूम है नहीं, लेकिन मोटा मोटी जानकारी है। तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से और कहीं से आपको बहुत सस्ते दामों पर जमीन मिल जाता है, रिसोर्स मिल जाते हैं, और जो उससे पैसा कमाते हैं तो आप दिखाते हो। ये कहते ओपन ट्रूथ है, ये बाकी जगह भी होता होगा, ये ओपन ट्रूथ है, सब लोगों को पता चला है कि आप उससे जो पैसा कमाते हो तो आप पैसा बचाने के चक्कर में आप दिखा देते हो कि भैया कि हम कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर में, कॉलेज के टेक्नोलॉजी में, स्किल के इंस्ट्रूमेंट में, कॉलेज के डेवलपमेंट में ही हम खर्च कर रहे हैं। तो अगर है उसको फिर पैसे निकालने का भी लीगल तरीके हैं, जो कि अल्फा यूनिवर्सिटी को मिले हुए हैं कि उसके नाम से और इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, एनर्जी है, कंसल्टेंसी है, बहुत सारी कंपनी को खोल के लेते हैं फर्जी तरीके से इसके पैसे निकालने के। और उसमें इस पर 415 करोड़ का फर्जीवाड़ा का भी केस लगा हुआ है। ईडी अपना इस पर काम कर रही है। दूसरा क्या हुआ कि इस पर दिखाया कि इस पर अरब फंडिंग, डोनेशन और जो दान होता है वो अरब देशों से दिखाया गया है। अब आज की सबसे बड़ी बात है कि अरब देश पहले एक जमाने में देता था पैसा इन लोगों को, अब वो या तो नहीं देता था, बहुत कम देता है। सब लोग इन लोग समझ गए हैं कि भाई तो लोग पैसे बहुत कम मिलते हैं। वो इन्हीं के पैसा कहीं ना कहीं से घूम के आता है। ये भी कहीं आते हैं कि भाई एक फंडिंग और डोनेशन जो अरब देशों से आते हैं, क्या इसमें बोलते हैं, इलीगल ड्रगिंग के मामले में। जैसे कि एक थ्योरी ये भी बनी थी कि जो अफगानिस्तान में पहले अफीम की खेती बहुत लार्ज मात्रा पे होती थी, तो वहाँ पे वो कल्टीवेशन उसका खेती बंद कर दिए। जैसे वहाँ पे अफगान तालिबान सरकार आई, उन्होंने अफीम बंद कर दिया, तो उस सारे लोगों को अपने यहाँ स्वागत किया पाकिस्तान कि मेरे यहाँ अफीम की खेती खुल के करो। तो वहाँ तो कुछ कर सकते हो ना, पैसा दो बम बनाओ, पैसा दो आतंकवादी बन जाओ, हर चीज़ से होता है, टेस्ट के लिए पैसा दे दो। तो उन्होंने कहा कि जाता है कि भाई वो सारे लोग कल्टीवेशन जो आते हैं वो अफीम की खेती पाकिस्तान में करते हैं, उससे जो कमाई होती है उसको कुछ % इस पे लोग देते हैं, इलीगल फंडिंग करते हैं। तो एक ये भी कंसेप्ट है, कहीं इस मामले से पैसा घूम के तो नहीं आ रहा है डोनेशन के नाम पे। तो अल्फा यूनिवर्सिटी में आए, पहले तो था कि अली बेग उसका क्यों नहीं हुआ। 2008 में जब उसी का लड़का था उस पर ध्यान देना चाहिए था, चाहे कॉलेज को मान्यता के बारे में, उसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में काम होना चाहिए था। दूसरा अभी जो मिला हुआ है उसमें बहुत सारे फर्जी तरीके से है, फर्जी तरीके से फंडिंग हो गया, फर्जी तरह से तो उसके मैनेजमेंट के लोग हो गए, काफ़ी एक ग्रुप के लोग हो गए, और इतना इलीगल चीज़ हो रहा था कि इतने कहाँ से उनको इतने कमरे मिल रहे हैं, उसमें डॉक्टर हैं तो इतना ग्रुप बना के मीटिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट कहाँ सोया हुआ था, उसके कॉलेज की फंडिंग कहाँ से मिल रही है, ये सारी चीज़ों पे है और उस पर बातचीत चल रही है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आप एक्चुअल जाने या नाने एक तरह से स्लीपर सेल का ही काम करे थे। अगर वो पोस्टर से पता नहीं चलता तो स्लीपर सेल थे, और काम आगे चल के ये लोग ऐसा ही कुछ ब्लास्ट करते, आगे चल के ऐसा कुछ ब्लास्ट करते, बहुत बड़े लेवल ब्लास्ट करते। तो हमको एज पुलिस अपना काम कर रही है, एजेंसी अपना काम कर रही है, एजेंसी का काम की तभी तो वो 60-70 के लिए ब्लास्ट हो। अगर नहीं काम करती तो प्लान करके 6 महीने 8 महीने बाद और बड़ा ब्लास्ट करते। तो ऐसा नहीं, स्लीपर सेल का हर का जासूस हर देश में रहता है। हमारे यहाँ बांग्लादेश का भी जासूस होगा, पाकिस्तान का भी होगा, चाइना का भी होगा, अदर भी देश के जासूस होंगे, लेकिन जिससे ज़्यादा हमारा कंट्रडिक्शन है उसका स्लीपर सेल होंगे। जैसे पाकिस्तान का, बांग्लादेश का पहले नहीं था लेकिन अब है बांग्लादेश का इमिग्रेंट के नाम पे। तो एक सुरक्षा एजेंसी के साथ साथ, पुलिस के साथ साथ एक आम नागरिकों का भी एक होता है कि आप इसी पे चौकुना नजर बनाए और अपना आंख नाक खोल के रखें, और जैसा कुछ हो तो आप उस पर एक प्रॉपर कानूनी एक्शन लें सही तरीके से अपने। तो अगला वीडियो जो हम बनाएंगे इसमें सोचे कि एक समाज जागरूकता के लिए स्लीपर सेल पर वीडियो बनाएं, जो कैसे स्लीपर सेल को आप पहचान सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं शहरों में, गाँवों में,
कर सकते हैं। तो आज तक यही बात थी। जय हिंद, जय भारत।